हाँ, आज बच्चों हम बीए पार्ट थर्ड के अंदर नया टॉपिक लेंगे, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि नागरिकता का स्वरूप और परिभाषा, कि क्या इसका अर्थ क्या है, नागरिकता का क्या अर्थ है। अरस्तु का नागरिक क्या है? वर्तमान समय के नागरिक की तरह केवल मतदाता ही नहीं है, वरन वे शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला, क्रम क्रम से शासक और शासित बनने वाला, कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तु ने अपनी नागरिकता पर विचार प्रकट किए हैं। अरस्तु के क्या परिभाषा दी है नागरिकता की, कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। नागरिकता के क्या गुण हैं, वो अपना पॉइंट है, क्या गुण हैं। अरस्तु ने नागरिकता के लिए क्या गुण बताए हैं आवश्यक? शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु का मानना है कि ये गुण अवकाश की स्थिति में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, वरन उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या मान रहा है कि अवकाश भी जरूरी है। इस तरह अरस्तु का क्या नागरिक है कि जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है। फिर हमारा आता है अरस्तु के नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना। पहली आलोचना क्या है उनकी? संकुचित परिभाषा, यानी अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा अत्यंत संकुचित है, क्योंकि केवल विधि निर्माण संबंधी और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति ही यदि नागरिक हों, तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम होगी। दूसरा पॉइंट हमारा आलोचना का आता है आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं होना। अरस्तु द्वारा नागरिकता की परिभाषा आधुनिक प्रजातंत्र पे सही नहीं बैठती, क्योंकि आज का युग अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है। सभी नागरिक न तो विधि निर्माण के कार्यों में भाग ले सकते हैं और न ही न्याय के प्रशासन में। इसलिए यह आधुनिक प्रजातंत्र पर भी लागू नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। ये विचित्र बात है कि अरस्तु ने क्या किया है, श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखा है। चौथा पॉइंट, बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक, यानी बहुसंख्यक वर्ग किसी पर में आ जाता है अनागरिक में, क्योंकि अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा के अनुसार राज्य की जनता का बहुसंख्यक भाग अनागरिक ही रहेगा, क्योंकि उसने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले लाभों से पूर्ण से वंचित कर उसकी उन्नति के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिए हैं। पांचवी आलोचना क्या है? बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि अरस्तु का जो चिंतन था वो क्या था? नगर राज्य, जो नगर राज्य थे उस समय, और आज के विशाल विध्यात्मक राज्यों में उसका नागरिकता का सिद्धांत एकदम क्या है? अनुपयुक्त है। छठा पॉइंट क्या आता है हमारा? अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अरस्तु की नागरिकता की धारणा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाएगा।
इससे शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। सातवां आता है धनिक तंत्री दृष्टिकोण। अरस्तु के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। इसका तात्पर्य क्या है? केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता या जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे। इसका दुष्परिणाम निर्धन वर्ग को भोगना पड़ेगा। आठवां, स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना। अरस्तु का कथन है कि स्त्रियां बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती हैं। यदि सेवा करती हैं तो मालिक पर निर्भर हो जाती हैं। इस तरह उन नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। नवा पॉइंट, न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए। आधुनिक युग में सर्वमान्य सिद्धांत है कि नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और निष्पक्ष न्याय के लिए विधि निर्माण और न्याय प्रदान करने के कार्य अलग अलग लोगों के हाथों में केंद्रित होने चाहिए। अरस्तु इन सब कार्यों को एक ही प्रकार के लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है जो आधुनिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। 10वां पॉइंट हमारा है अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर। अरस्तु ने नागरिकों के लिए केवल कर्तव्यों पर ही अधिक ध्यान दिया है, अधिकारों का स्पष्टीकरण उसने नहीं किया है। जबकि नागरिक के लिए कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी विशिष्ट महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, अवकाश और नागरिकता का संबंध। अरस्तु नागरिकता का संबंध अवकाश से जोड़ता है। यह आदर्श की बात है। नागरिक को धनवान होना चाहिए। अरस्तु का नागरिक दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है आंगिक एकता की धारणा के विरुद्ध। अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा उसके राज्य के आंगिक सिद्धांत संबंधी मान्यता के भी विपरीत है। शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों के मिलने से होता है तथा उसके लिए भी सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। अरस्तु राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर उन्हें निष्क्रिय और महत्वहीन बना देता है। इस तरह अरस्तु ने क्या किया है? निम्न व्यक्ति को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में राय। संपत्ति विहीन व्यक्तियों को, दासों को, श्रमिक वर्ग को, स्त्रियों और बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को और संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपाय, सूदखोरी आदि में संलग्न व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लास्ट में अपन निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में अनेक दोष हैं। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना असंभव नहीं।